Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic conservation of forest and wildlife in India. So this is the topic of class 10 geography chapter number 2, and in the last video we discussed the topic flora and fauna in India, and in that we discussed that how there are different kinds of species, different kinds of plants and animals in India, and India is one of the richest country in terms of biodiversity. And in the last two videos, we have discussed in detail, we have focused a lot on the fact that we are dependent on other living beings as well, that we cannot survive by our own. हम दूसरे जो plants, animals, microorganisms हैं उन पे बहुत ज़्यादा depend करते हैं. अगर हमारे आसपास के plants, animals, microorganisms ये सारी चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो हम लोग survive नहीं कर पाएंगे. तो हम हमारे environment में जो भी living beings हैं and even जो non living beings हैं जैसे कि air, वाटर, ये क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना. तो ये सारी चीजों पे, लिविंग पे एंड नॉन लिविंग दोनों ही जो चीजें हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उन सब पे हम डिपेंड करते हैं हमारी लाइफ को जीने के लिए. अगर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, अगर पानी खराब हो जाएगा, अगर एयर जो है वो बेकार हो जाएगी, अगर पौधे खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इनका कंजर्वेशन करना, क्योंकि जिस तरीके से हम इनको यूज कर रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि किस तरीके से हम इनका एक्सप्लॉइटेशन करते जा रहे हैं. हम इनको ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे ये फ्री गिफ्ट्स हैं, अंधाधुंध हम इनको यूज करते जा रहे हैं. और जिस रेट से हम इनको यूज कर रहे हैं ना, उससे हमें बहुत ज्यादा खतरे का आभास हो रहा है. धीरे धीरे करके अब लोगों को ये समझ आने लगा है कि हम जिस तरीके से अपने फॉरेस्ट को, अपने वाइल्ड लाइफ को, अपने एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं वो सही तरीका नहीं है. अगर इसी रेट से हम यूज करते रहे तो जल्दी ही ये जितनी भी सारी चीजें हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हम भी आखिरकार नहीं जी पाएंगे. सो दैट इज वाई द कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. अब जिस तरीके से क्या हो रहा है, जिस तेजी से वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो जीव जंतु हैं और जो फॉरेस्ट्री है मतलब कि जो प्लांट्स वगैरह हैं, जिस तेजी से वो खत्म हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है. कंजर्वेशन मतलब उसका बचाव करना, उसकी प्रोटेक्शन करनी, उसके रख रखाव करना कि भाई वो खत्म ना हो जाए, उसकी सेफ्टी करके रखना. बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? तो ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है. तो आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने पिछले दो वीडियोस देखे तो आपको अब ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई होगी कि भाई हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करके रखना है. क्योंकि अगर ये चीजें खत्म हो गई तो हम लोग भी खतरे में पड़ेंगे. हम लोग को खाना कहाँ से मिल रहा है? प्लांट्स से. हम लोगों को बाकी चीजें कहाँ से मिल रही हैं? अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो एनिमल से भी मिल रही हैं. हमें जो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स हैं, उनसे भी हमारी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं. जैसे हनी भी हमें क्या करती है? हनी देती है. इसी तरीके से जो सिल्क है वो हमें सिल्क मॉथ से मिलता है. तो मतलब कि हम हर तरीके से अपने आसपास के जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं और इसीलिए हमें इनकी कंजर्वेशन करनी बहुत जरूरी है. कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल. तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? प्रिजर्व करना, उसको बचा के रखना. हमारे आसपास के जितने भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे फॉरेस्ट हो, एनिमल्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है बिकॉज वी डिपेंड ऑन दीज थिंग्स. It also preserves the genetic diversity of the plants and animals for better growth of species and breeding. जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं ना, तब हम जो डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसको भी बचाने की, उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं. क्योंकि जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं, जो अलग अलग प्रकार के हमारे पास जानवर, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं. जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आम की बात की थी कि हमारे पास अलग अलग तरीके के आम होते हैं. डॉग की बात की थी कि भाई डॉग की ही बहुत सारी स्पीशीज है. तो हर एक जो स्पीशीज है उसके अपनी बेनिफिट होते हैं. हर एक जो प्लांट है उसके जितने भी स्पीशीज हैं वो अपने आप में ही यूनिक हैं और उनका अपना ही एक रोल है इस एनवायरनमेंट में प्ले करने के लिए. सो इसीलिए जो डाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने की हम बात करते हैं जब हम कहते हैं कि हमें कंजर्वेशन करना है. For example, in agriculture, we are still dependent on traditional crop varieties. अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की क्यों जरूरत है, तो उसका एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है, जो जब हम खेती करते हैं तो आज भी हम उन चीजों की ज्यादातर खेती करते हैं जो पिछले टाइम से, पुराने टाइम से जो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं. मतलब कि हम कोई नई फसल उगा के नहीं देख रहे, कोई नई स्पीशीज का जो एग्रीकल्चर है वो नहीं कर रहे. आज भी हम पुराने टाइम से चली आ रही क्रॉप वेराइटीज पर ही डिपेंड करते हैं. मतलब कि जो स्पीशीज है, जो एक
कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज हैं क्रॉप्स की, उन्हें ही हम उगा रहे हैं। मतलब कि हमारे लिए वैरायटी को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो तुलसी है, तो तुलसी की भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बट उनमें से कुछ ही पर्टिकुलर ऐसी वैरायटी हैं जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिनमें कि सबसे ज्यादा मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। तो जो स्पीशीज हैं, जो वेराइटीज है, उन्हें भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। फिशरीज मतलब कि एक तरीके से वो ऑक्यूपेशन, वो काम जिसमें कि आप मछली पालन कर रहे हो, मछलियों को पकड़ रहे हो, किस लिए? खाने पीने के लिए, है ना। तो जो लोग हैं जो मछली पालन करते हैं, वो लोग भी किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा फोकस है उनका। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदगी भर सिर्फ एक ही तरीके की मछली खाएंगे, या फिर एक ही मछली में सारे गुण होंगे। कोई मछली ऐसी होगी जो अलग न्यूट्रिशंस देती होगी, दूसरी मछली मछली ऐसी होगी जिसमें अलग तरीके के न्यूट्रिशंस, प्रोटीन वगैरह होंगे, है ना। तो हर एक मछली एक अपना फायदा दे रही है, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है फिशरीज के फॉर्म में भी। In 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program. तो 1960s and 70s के दौर में क्या हुआ, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। People get very much aware of the destruction that we are doing. तो लोग क्या करने लग गए, जो कंजर्वेशनिस्ट है, मतलब जो ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना चाहते हैं, उसका बचाव करना चाहते हैं, उन लोगों ने क्या डिमांड की गवर्नमेंट से कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो डेडिकेटेडली, जो सिर्फ इस चीज पे फोकस करे कि किस तरीके से हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं उसका। The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with various provisions for protecting habitats. अब लोगों की डिमांड देखकर क्या हुआ, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, और इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, जो कि हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट वो नेचुरल जगह है जहां पे कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट जो है नेचुरली रहता है। जैसे अगेन हमने स्नो लेपर्ड का एग्जांपल पिछले वीडियोस में लिया था, तो अगर हम स्नो लेपर्ड को ही लें, तो स्नो लेपर्ड का नेचुरल हैबिटेट क्या है? बर्फ वाली जगह, जहां बर्फ पड़ती हो, जहां स्नो हो, जहां ठंडी हो, है ना। अगर उसको हम जू में लाके रख देंगे तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। नेचुरल हैबिटेट मतलब जहां जो एनिमल है, प्लांट है, वो एकदम ऐसे एनवायरमेंट में रहता है जहां उसके बेस्ट सूटेबल है, नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, अगर आप जू में एसी चला दो, बहुत ठंडी कर दो, और फिर कहो कि हमने इसको इसका नेचुरल एनवायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो वो गलत होगा। नेचुरल एनवायरमेंट मतलब जो नेचर ने दिया है और जो उस पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल के रहने के लिए बेस्ट सूटेबल है। तो हैबिटेट कौन सी जगह हो गई? ऐसी जगह जहां पे कोई भी प्लांट या एनिमल सही तरीके से नेचुरली वहां पे रह सकता है, उसके लिए वो सूटेबल है। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। अब एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज पब्लिश की गई, मतलब कि एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें कि इंडिया में जो स्पीशीज खतरे में हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। मतलब एक लिस्ट बनाई गई जिसमें कि कुछ स्पीशीज के नाम लिखे गए जिनको कि प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारे स्पीशीज क्या है? खतरे में हैं। ये किस चीज के खतरे में? कि भाई ये खत्म हो जाएंगे नियर फ्यूचर में, अगर इनका कंजर्वेशन, अगर इनकी प्रोटेक्शन नहीं की गई तो ये लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ताकि ये स्पीशीज बचे रहें, क्योंकि ईच एंड एवरी स्पीशीज एंड ईच एंड एवरी प्लांट एंड एनिमल हैज इट्स ओन रोल टू प्ले इन द एनवायरमेंट। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना, इसमें सारी चीजें एक दूसरे से डिपेंड करती हैं। अगर एक भी चीज खत्म हुई तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसीलिए हमें इन सभी चीजों की प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इस लिस्ट में, ये जो ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, इस लिस्ट में क्या किया गया? उन सारे स्पीशीज को नोट किया गया जिनको कि हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है इंडिया में। The thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats, and restricting trade in wildlife. तो ये जो पूरा प्रोग्राम था, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी वजह से क्या हुआ? इसका जो मेन फोकस था वो किस चीज पे था? कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको बचाया जा सके। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से होते हैं? अगेन, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा है, जिनके ऊपर ये खतरा है कि वो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। अगर इनको हमने सही से बचा के नहीं रखा, अगर इनकी सही से हमने प्रोटेक्शन नहीं की, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज ऐसे स्पीशीज हैं जिनके ऊपर खत्म होने का खतरा है। तो ये जो प्रोग्राम था, इसका एम क्या था? कि ये जो बचे कुचे जानवर हैं, ये जो खतरे में पड़ी हुई स्पीशीज के 2-4 जानवर बचे हैं, कम जानवर बचे हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है।
जैसे कि आपने वल्चर सुना होगा, वल्चर जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अब उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम चलाए हुए हैं कि जितने कुछ जो वल्चर्स वगैरह बचे हैं उनको हम क्या करें, उनको प्रोटेक्ट करें और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि जो वल्चर्स है वो क्या है, स्कैवेंजर माने जाते हैं। वो ऐसे जानवर हैं जो कि डेड प्लांट्स एंड जो डेड एनिमल्स हैं उनको वो खाते हैं और एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो उनका एक अपना रोल है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो उनकी बची कुची जनसंख्या है उनकी, उसको बचाने का काम करने की इस प्रोग्राम के थ्रू कोशिश की जा रही है। और कैसे करेंगे, इनकी हंटिंग को बैन कर दिया जाए कि इनका कोई शिकार ना करे। अगर इनका शिकार करेंगे तो जल्दी से ये जो जानवर हैं वो खत्म होते जाएंगे और धीरे धीरे करके इनकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इनके शिकार पर बैन करना बहुत जरूरी है। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट, उनका जो हैबिटेट है, उनकी जो रहने की जगह है, उसको लीगल प्रोटेक्शन देना, उसको बचा के रखना। कि भाई मान लो जैसे यहाँ पे कोई जानवर रहता है, ऐसे लेट्स से वल्चर रहते हैं, वल्चर जो है वो पर्टिकुलर इस एरिया में ही रहते हैं, यही एरिया ऐसा है जो कि इनके लिए सूटेबल है। तो इस पूरे एरिया को लीगल प्रोटेक्शन देना। लीगल प्रोटेक्शन मतलब कि इस पे पूरे मतलब कानूनी रूप से गवर्नमेंट ने अपना अधिकार ले लिया है। अगर कोई पर्सन इसमें जाना चाहता है तो वो गवर्नमेंट के अधिकार से, गवर्नमेंट के परमिशन से जाएगा। कोई भी पर्सन यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं काट सकता, कोई भी पर्सन अपना इस एरिया में घर नहीं बना सकता। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन इस एरिया को दी जाती है। तो ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, किसके, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्शन दी जा रही है लीगली। उसके बाद रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और कैसे प्रोटेक्शन दी जा रही है, इनके ट्रेड को रोकने कर। मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा रेयर एनिमल्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, उनका क्या किया जाता है, उनका व्यापार किया जाता है। जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर है, आपने देखा होगा जैसे कि हाथी के दांतों को काट के बेचा जाता है, जो शेर होते हैं, टाइगर होते हैं, उनकी स्किन को बेचा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको कि अलग अलग उनके बॉडी पार्ट की वजह से उनको मारा जाता है, उनका शिकार किया जाता है और उनको बेचा जाता है, उनकी खरीद फरोख्त होती है। तो ये जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ की, मतलब कि ये जो जानवरों की खरीद बेच है, इसको रोका, इसको रिस्ट्रिक्ट करने पे इस प्रोग्राम ने ध्यान दिया है कि भाई हमें जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो बचाने हैं। तो हम कैसे बचा सकते हैं, उनकी हंटिंग को बैन करके, उनके हैबिटेट को लीगली प्रोटेक्ट करके और इनकी ट्रेड को रोक के। ठीक है। Subsequently, central and many state governments established national parks and wildlife sanctuaries about which you have already studied. अब धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब ये बात आई कि भाई हमें अपने जानवरों को बचाना है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। तो इस सब चीज के वजह से, मतलब ये प्रोटेक्शन को करने के लिए क्या किया गया, ताकि जानवर सुरक्षित रहे, उनका हैबिटेट सुरक्षित रहे, इस चीज के लिए क्या हुआ कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना शुरू कर दिया। अब वैसे तो आपने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, बट एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सब क्या होते हैं। सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहां पे कि बेसिकली वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्शन करने की बात की जाती है। मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो हियर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्लांट्स। यहाँ पे जो पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ, मतलब कि जानवरों को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे कि एकदम जो पोचिंग है या फिर जो शिकार है जानवरों का, वो एकदम बंद होता है, वो एकदम बैन होता है। कोई जानवर को यहाँ से पकड़ के नहीं ले जा सकता, कोई ट्रेड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जानवरों को मारना, उनके हैबिटेट को, उनको नुकसान पहुंचाना सब एकदम मना होता है। यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड लेवल पे अलाउ की जाती है। मतलब बहुत ही छोटे मोटे जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो अलाउ की जाती हैं कि मान लो कोई ट्राइबल ग्रुप वगैरह रह रहा है तो कोई खेती वेती करना चाहता है तो वो कर सकता है। बट अगर आप सोचो कि जो कमर्शियल लेवल के लिए, मतलब कि खरीद बेचने के लिए जो चीजें हैं वो यहाँ पे इतनी ज्यादा अलाउड नहीं होती हैं। तो मतलब बेसिकली जानवर को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात होती है। इसके बाद आता है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क जो है वो स्कोप में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़े बड़े एरिया है। ये ऐसे एरिया हैं जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ जानवरों की ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों की भी बात की जा रही है। नेशनल पार्क में क्या होता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जो यहाँ के एनिमल्स हैं, जो यहाँ के प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स वगैरह हैं, और साथ ही साथ यहाँ का जो लैंडस्केप है, मतलब यहाँ पे अगर कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, कोई यहाँ पे पहाड़ वगैरह है, उनका प्रोटेक्शन। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, कोई ऐसी जगह है जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गुफा वगैरह हो गई, जो एंशियंट टाइम की गुफा है, अगर मतलब वो हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सब चीजों की प्रोटेक्शन की जाती है नेशनल पार्क के अंदर।
अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम सिर्फ बात करते हैं जानवरों की, ओनली एनिमल्स, बट हेयर वी आर कंसिडरिंग एवरीथिंग। उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी चीजें हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, वहां का जो भी लैंडस्केप है, वहां पे जो भी मॉन्यूमेंट्स है, उन सब की प्रोटेक्शन की जाती है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। अब यहाँ पे भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह है वो ज्यादा अलाउड नहीं की जाती हैं, और ये जितने भी जानवर हैं, प्लांट्स, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी अगेन कोई भी पोचिंग हो गई, शिकार हो गया, ये सारी चीजें जो है वो बंद करी जाती हैं, इस पे कड़ी नजर रखी जाती है। तो मतलब कि चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, ये सारी चीजें क्या है, वैसे तो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए रखे गए हैं, बट इनमें कुछ कुछ डिफरेंस है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने डिस्कस कर लिया, नेशनल पार्क डिस्कस कर लिया कि इसमें ये सारी चीजों का प्रोटेक्शन होता है, चाहे कुछ भी है। अब फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व ना और भी ज्यादा बड़ा एरिया है, मतलब ये नेशनल पार्क से भी ज्यादा बड़ा एरिया है। अब क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में कभी कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुछ नेशनल पार्क जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। मतलब कि मान लो ये यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक एरिया, और इस पूरे एरिया में यहाँ पे नेशनल पार्क है, मान लो ये नेशनल पार्क है। अब ये एक इतना बड़ा एरिया है जिसको कि हम बायोस्फीयर रिजर्व कह रहे हैं। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व में देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जो नेशनल पार्क है वो दोनों ही आ गए हैं। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें कि जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें इवन वहां का जो कल्चर है, वहां पे जो अगर कोई ट्राइबल वगैरह रह रहे हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहां पे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वहां का मॉन्यूमेंट्स हो गए, लैंडस्केप हो गए, ये सारी चीजें तो प्रोटेक्ट होती ही हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, बट इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व को ना 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक होता है कोर पार्ट, फिर होता है एक बफर जोन, और फिर होता है पीछे एक ट्रांजिशन जोन। तो मान लो ये क्या है, ये कोर पार्ट है, इसके बाद वाला क्या है, बफर जोन, और इसके बाहर है ये ट्रांजिशन जोन। तो ये मान लो ये वाला जो पूरा एरिया है, ये क्या है, ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसको हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। तो ये कोर एरिया होता है, ऐसा एरिया जहां पे कुछ भी अलाउड नहीं होता, कोई ह्यूमन एक्टिविटी, थोड़ी भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके बाद आता है ये है कोर पार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, बफर जोन। अब बफर जोन ये वाला जो एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहां पे कि थोड़ी बहुत जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज, वो अलाउ की जाती हैं, और यहाँ पे लोग घूमने आ सकते हैं। मतलब जैसे हम घूमने जाते हैं तो वहां पे वो अलाउ कर दिया जाता है इस वाले एरिया में। अब उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन ऐसा है जहां पे कि और ज्यादा एक्टिविटीज अलाउ रहती है। मतलब ये ऐसा एरिया जो कि नॉर्मल एरिया से बायोस्फीयर रिजर्व में चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल एरिया से प्रोटेक्टेड एरिया में यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये बाउंड्री वाला इलाका है। तो ये ऐसा इलाका है जहां पे कि थोड़ी और ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती है, बट वैसे ये प्रोटेक्टेड एरिया ही है, बहुत ही लिमिटेड लेवल पे अलाउ रहती है। सो आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या है। वैसे तो ये तीनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज है, बट इनमें थोड़ा सा बस डिफरेंस है। मेनली आपको किस लिए याद रखना है कि भाई ये ऐसे इलाके हैं जो कि जानवरों को, एनिमल्स को, फॉरेस्ट को, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मार्क किए हुए हैं। The central government also announced several projects for protecting specific animals which are gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros, the Kashmiri stag or hangal, 3 types of crocodile, freshwater crocodile, saltwater crocodile and घड़ियाल, the Asiatic lion and others. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू किए हैं ताकि जो ये बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खतरे में हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे कि टाइगर हो गया, जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा खतरे में है, वो खत्म होने के दादाद पे था। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, एक टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया, जिसमें कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो काम है वो शुरू किया गया था। तो टाइगर हो गए, वन हॉर्न राइनोसोर्स, मतलब कि जो एक सींग वाले राइनोसोर्स होते हैं जो कि असम वगैरह में ज्यादा मिलते हैं। तो इन पे भी बहुत ज्यादा खतरा है, इनको लोग शिकार करते हैं इनके हॉर्न के लिए, इनका जो सींग रहता है आगे का, उसके लिए लोग इनका शिकार करते हैं। तो ये भी खतरे में है, इनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। इसके साथ साथ कश्मीरी स्टैग हो गया, जिसे हैंगुल कहा जाता है। 3 तरीके के क्रोकोडाइल, चाहे वो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हो, मतलब ऐसे क्रोकोडाइल जो कि साफ पानी में रहते हैं, मीठे पानी में रहते हैं। इसके अलावा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब जो ऐसे क्रोकोडाइल हैं जो कि सॉल्ट वाटर में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं। अभी यहाँ पे मैंने मीठा पानी बोल दिया, उसका मतलब ये नहीं कि चीनी मिला हुआ पानी, बट हाँ जो नॉर्मल वाटर रहता है, जो प्लेन वाटर रहता है, जो
साफ पानी है, सॉल्ट वाटर जो नहीं है, तो उसमें जो क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, खारे पानी में, नमक वाले पानी में जो क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, इसके साथ जो घड़ियाल होते हैं, इन तीनों के ही प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं। इसके अलावा एशियाटिक लॉयन हो गए, शेर हो गए, मतलब इनके लिए भी प्रोजेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जानवर जो कि खतरे में हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने उनके बचाव के लिए जो प्रोजेक्ट है वो चलाए हुए हैं। मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडवान and the snow leopard etc. have been given full or partial legal protection against hunting and trade throughout India. अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो इंडियन एलिफेंट है, इसके अलावा जो ब्लैक बक है जिसे चिंकारा कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जिसे कि गोदावान कहा जाता है, और स्नो लेपर्ड जो है, इनको भी क्या किया गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई है कि लीगली इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और इनकी जो हंटिंग है, इनका जो शिकार है, इनकी जो खरीद बेच है, उस पर भी रोक लगाया गया, वो भी पूरे इंडिया में, कि पूरे इंडिया में इन जानवरों को कोई भी खरीदेगा नहीं, बेचेगा नहीं, इनका कोई शिकार नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सजा मिलेगी। The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than a few of its components. अब क्या हो रहा है कि अब जो हम कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनमें क्या किया जा रहा है, अब जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। मतलब एक या दो जानवरों को प्रोटेक्ट करने के बजाय जो पूरा एरिया है, उस जगह पे जितने भी अलग अलग तरीके के स्पीशीज, जितने भी अलग अलग तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। There is now a more intensive search for different conservation measures, और अब धीरे धीरे करके लोग और ज्यादा नए नए तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट की। Increasingly, even insects are beginning to find a place in conservation planning. अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, अभी शुरू में देखो हमने सिर्फ जानवरों की बात की, अभी सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, अब इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि इंसेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ये हनी बीज वगैरह है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होगा कि जो हनी बी है वो क्या करते हैं, वो पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मतलब कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जो अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं, उनको उगाने में, उन पे फल वगैरह लाने में हनी बीज और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये लोग हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, भले ही इनडायरेक्टली। तो अब इनके भी इंपॉर्टेंस जो है वो लोग समझ रहे हैं, और इनके भी कंजर्वेशन की बात हो रही है। In the notification under Wildlife Act of 1980 and 1986, several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species. अब 1980 and 1986 में जो नोटिफिकेशन आई थी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर, उसमें बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो तितलियां हैं, बटरफ्लाइज हैं, डिफरेंट तरीके के जो मॉथ हैं, अलग अलग तरीके के जो कीड़े हैं, बीटल्स हैं, और एक तरह की जो ड्रैगन फ्लाई है, उनको प्रोटेक्टेड स्पीशीज की कैटेगरी में डाला गया था। उनके नाम बताए गए कि भाई इन बटरफ्लाइज को हमें प्रोटेक्ट करना है, इन मॉथ्स, बीटल्स और इस ड्रैगन फ्लाई को हमें प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से लिस्ट जो है वो निकाली गई। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज, और 1991 में जाके हमने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की, जो प्लांट के स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की, और फर्स्ट टाइम 6 स्पीशीज का नाम जो है लिस्ट में ऐड किया गया कि भाई इन प्लांट्स को हमें ऐड करना है। सो फर्स्ट वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ, पहले सिर्फ जानवरों की बात की जा रही थी, फिर कीड़े मकोड़ों की भी बात की जाने लगी, और फिर प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात की जाने लग गई कि भाई प्रोटेक्टेड लिस्ट में तो प्लांट्स भी होने चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ओवरऑल प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और कल्चर, इन सभी चीजों को एक साथ मिलकर जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ताकि ये जो जानवर हैं ये खत्म ना हो जाएं, क्योंकि सब बहुत सिग्निफिकेंट है। ये जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये खत्म ना हो जाएं और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। तो इसी के लिए जो प्रोटेक्शन है वो की जा रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट टाइगर का सेक्शन है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या था, कब शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, तो उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे।